तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं आपका। ठीक है, पहला वीडियो था जिसमें हम लोगों ने थोड़ा बेसिक्स देखा था कि क्या होता है ब्याज, क्या होता है। ठीक है, ब्याज क्या होता है, ब्याज कितने प्रकार का होता है, ब्याज जो है किस किस चीजों पे क्या करता है आपका डिपेंड करता है। और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने जो है आपका साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट्स वगैरह को डील किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, साधारण ब्याज के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इंग्लिश में जो है कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे आपका इस जो है आपका वीडियो में क्या करेंगे डील करेंगे। तो बेसिकली इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग। ठीक है, तो पहले तो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज के साथ कॉन्सेप्ट का ही मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जो है आपका जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक, कॉन्सेप्ट जो है अच्छा तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस थोड़े से क्या बनते हैं आपका हार्ड बनता है। ठीक है, आपका साधारण ब्याज के क्वेश्चंस तो क्या है वो फॉर्मूले से कहीं ना कहीं डील हो जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस है, थोड़े क्या होते हैं कॉन्सेप्चुअल होते हैं। इसमें थोड़ा आपको थोड़ा सा आपको डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी से थोड़ा सा क्या होता है आपका हार्ड बनता है। ठीक है, तो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका होता क्या है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको अगर क्या मिल रहा है, आपको सिर्फ मूलधन पे ब्याज मिल रहा है। अगर आपको सिर्फ क्या है आपका मूलधन पे ब्याज मिल रहा है, जैसे आपको मान के चलिए बैंक गए 10,000 रुपए गए, 10,000 रुपए आपने जमा किया, तो इस 10,000 रुपए पे जितने भी समय के लिए आपने क्या किया है आपका पैसा को रखा है, तो यदि अब सिर्फ आपको 10,000 रुपए पे क्या मिल रहा है आपको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो उसको कहलाता है आपका साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा ब्याज होता है जिसमें क्या होता है आपका मूलधन पे ब्याज तो आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, लेकिन साथ में अगर क्या है आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलना लगे, क्या मैं बोला जाए मैंने, अगर आपको क्या होगा ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगे, तो ऐसे ब्याज को क्या बोला जाता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। ये जो है आपका फंडामेंटल जो मौलिक रूप से जो डिफरेंस है आपका चक्रवृद्धि आपका साधारण ब्याज और आपका चक्रवृद्धि ब्याज में है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा कंसिडर करते हैं इसमें है क्या आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, मैंने क्या बोला है, ठीक है, क्या बताया है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए क्या है आपका कोई बैंक है। ठीक है, आपने बैंक में जो है आपका कोई मूलधन लिखा है। ठीक है, मूलधन ने जो है कितना रुपए जमा किया आपने, समझ लेते हैं कि आपका मान के चलिए 1,000 रुपए दिया है। क्या दिया आपने जमा जो है 1,000 रुपए जमा किया। ठीक है, आपका जो बैंक जो है जैसे आपका बैंक जो है चक्रवृद्धि ब्याज पे जो है आपका ब्याज दे रहा है, आपका ब्याज की जो दर है, ब्याज की जो दर है मान के चलिए एक साल के लिए जो है आपका मान के चलिए देखते हैं, ये आपका क्या है आपका 5%। क्या हो गया आपका 5%। ठीक है, 5% नहीं लेते 10% लेते। ठीक है, 10% लेते हैं। ठीक है, तो ब्याज की दर जैसे क्या है आपका 10% समय जो है मान के चलिए पहले साल के लिए क्या है आपका, तो यदि जो है आपका 1,000 रुपए आपने जमा किया, बैंक जो आपको कोई जो बैंक जो है आपका उस बैंक का ब्याज दर कितना है आपका 10% है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप 1 साल के बाद जो है 1,000 रुपए कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए 10% से बढ़ के क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब 1,000 का 10% कितना होता है 100 रुपए होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 1,000 होकर कितना हो जाएगा, ये 1,000 कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 1,000 कितना मिल जाएगा आपका 100 रुपए हो गया। ठीक है, क्योंकि 10% कितना होता है 1,000 का 100 रुपए होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले साल के लिए। ठीक है, पहले साल के लिए क्या हुआ, आपको जो है 1,000 रुपए आपने बैंक में जमा किया, आपका बैंक जो है ब्याज दर दे रहा है 10%, हर साल कितना ब्याज दे रहा है आपको 10%, तो 1 साल बाद आपका जो है पैसा कितना हो जाएगा आपका 1,100 रुपए हो जाएगा। उसके बाद अगले साल के लिए क्या होगा, ठीक है, अगले साल के लिए जो है जाहिर सी बात है ब्याज की दर कितना है आपका 10% है। कितना है आपका 10% है। ठीक है, तो ब्याज की दर जो है आपका 10% है, तो अगले साल के लिए मतलब ठीक है समय जो है अगले साल के लिए क्या होगा, ठीक है, अब सिचुएशन ये रहेगा कि आपको जो ब्याज जो मिलेगा आपको मूलधन पे नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा आपको मूलधन पे नहीं मिलेगा, मूलधन पे ना मिलकर क्या मिलेगा, जो आपको ये वाला जो आपका धन आया है, ठीक है, इसमें क्या 1,100 रुपए कैसे बना है, 1,000 जो क्या था आपका मूलधन था, 100 रुपए क्या था आपका ब्याज था। ठीक है, तो अब जो आपको जो ब्याज मिलेगा वो आपको मूलधन पे ना मिलके क्या होगा, ये जो मूलधन है और क्या था आपका ब्याज, इस पे मिलेगा आपको जो है। अब जो है आपका ब्याज जो कैलकुलेट होगा 1,000 पे ना होकर किस पे होगा आपका 1,100 रुपए पे होगा। ठीक है, तो इसी को बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन पे ब्याज मतलब 1,000 रुपए पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही जो आपका जो ब्याज था उस पे भी क्या मिलेगा आपको ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार के जो है आपका इस प्रकार से क्या होता है जो है आपका एक चक्र जो है क्या होता है आपका चलते जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज पे जो है आपको जो आपका फाइनली जो आपका क्या बनेगा पैसा बनेगा वो साधारण ब्याज की तुलना में क्या मिलता है आपको ज्यादा ही मिलता है। ठीक है, इसीलिए जो है आपका
तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस चलता है, ठीक है, जो आपका कभी भी आपको इसमें मूलधन पे ब्याज ना मिलके क्या होता है आपका मूलधन और आपका ब्याज पर भी जब ब्याज मिलता है तो इस प्रकार के ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको फंडामेंटल डिफरेंस है। मान के चलिए यहाँ पे 1100 रुपए हो, फिर से ब्याज दर के हिसाब से अगर मान के थोड़ा सा भी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन मान के चलिए कितना हो गया, मान के चलिए हम लोग लेते हैं आपका 1000 जो है आपका 210 रुपए होगा। कितना हो गया आपका 1210 रुपए होगा। फिर से ब्याज अगले साल के लिए ब्याज की दर जो है 10%, ठीक है, 10% जो आपको जो ब्याज मिलेगा आपको मूलधन पे ना मिलकर किसमें मिलेगा आपको 1210 रुपए मिलेगा। तो मान के चलिए हो जाएगा आपका 1300 जो होगा मान के चलिए 40 रुपए होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप अगर ब्याज की दर 10% है हर साल के लिए तो आपने जमा कितना किया 1000 रुपए जमा किया और 3 साल बाद आप देखोगे तो आपके बैंक के अकाउंट में कितने पैसे रहेंगे आपके 1340 रुपए। ठीक है, तो 1000 जो है पैसे जो है बढ़ के कितने हो जाएगा आपका 1340 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह जो है आपका स्ट्रक्चर जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या होता है आपका चलते जाता है। ठीक है, तो एक फंडामेंटल डिफरेंस है आपका जो है आपका, तो ये जो है आपका जो है बेसिकली जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसके फॉर्मूले क्या होते हैं आपका। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के जो है थोड़ा सा हम लोग क्या देखते हैं आपका फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको जैसे इस एग्जांपल में हम लोग थोड़ा कंसीडर करते हैं कि 1000 लगाया आपने 3 साल बाद देखा तो 3 साल बाद जो है आपका पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा आपका 1340 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो यहां से हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये ब्याज की दर है आपका, ये समय है और हम लोग देख सकते हैं आपका जैसे मैंने आपको साधारण ब्याज में भी बताया था। ठीक है, हमेशा जो है आपका जो आपका ब्याज है, ब्याज जो है आपका इसको हम लोग थोड़ा मिश्र धन ले लेते हैं। ठीक है, मिश्र धन, ठीक है, एक तरीके से समझ सकते हैं आपको 1000 रुपए आपने लगाया और आपको मिश्र धन कितना मिला आपका 1000 मतलब 1340 3 साल के बाद। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर। तो हमेशा जो याद रखना है आपको ब्याज जो है हमेशा जो है आपका जो कितना मूलधन है और आपको फाइनली जो मिश्र धन है उसके बीच का मामला है। ठीक है, जैसे हम लोग प्रॉफिट और लॉस में भी देखे थे, कोई लाभ होना और हानि होना सिर्फ और सिर्फ जो है आपका कितना रुपए आपने लगाया और कितने रुपए आपने बेचा, इसी के बीच का मामला है। ठीक है, उसी तरीके से जो ब्याज है, ब्याज का है क्या कितना आपका मूलधन था और कितना क्या था आपका मिश्र धन, इसके बीच का मामला है। ठीक है, तो ब्याज जो है आपका तो जैसे हम लोगों ने आपका साधारण ब्याज में देखा था उसी तरीके से आपका चक्रवृद्धि ब्याज में भी आप क्या कर सकते हो, जो ब्याज है आप चक्रवृद्धि ब्याज को 2 रूप में दिखा सकते हो। आप क्या दिखा सकते हो आप वैल्यू के रूप में। तो वैल्यू के रूप में क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, बहुत सिंपल है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगा रहे हैं और कितना मिल रहा है उसी बीच उसका क्या होता है आपका अंतर होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा आपका मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा आपका मूलधन। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं आपने 1000 रुपए जमा किया था, आपको मिला कितना आपका 1340 रुपए मिला। ठीक है, तो फायदा कितने का हुआ था आपका 340 और जो फायदा हुआ है उसको क्या बोला जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाएगा। तो ये तो अपने वैल्यू के रूप में जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शा दिया। इसी को अगर हम लोग प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से समझ लो कि आपको 340 रुपए जो ब्याज मिला है वो मूलधन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसी को दर्शाने का तरीका जो है आपका प्रतिशत के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत के रूप में यदि हम लोग लिखें तो चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत बराबर ये हो जाएगा आपका। अब ब्याज हमको पता है किस पे मिलता है आपका मूलधन पे मिलता है। ठीक है, तो मूलधन पे जो हमको क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा और ब्याज कौन सा होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत यदि आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज बटे क्या करना पड़ेगा मूलधन करना पड़ेगा और क्या कर दो गुणा 100 कर दो। गुणा को 100 करने का तो लॉजिक यही है कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज बटे मूलधन जो है आपका क्या है एक तरीके से भिन्न को दिखा रहा है। तो भिन्न को यदि हम लोग को प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज को एक वैल्यू के रूप में दिखा देगा, मतलब पैसे के रूप में समझ लीजिए। ठीक है, 1340 रुपए में क्या करोगे 1000 रुपए घटाओगे तो 340 रुपए क्या आ जाएगा आपका जो ब्याज आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो रुपए के रूप में आएगा वो क्या कहलाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज वैल्यू के रूप में आएगा। इसी को अगर हम लोग प्रतिशत के रूप में दिखाएंगे तो प्रतिशत के रूप में दिखाने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बटे क्या हो जाएगा मूलधन, मतलब जो है आपका 340 रुपए 1000 का कितना है। ठीक है, तो जितना भी रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो जैसे अगर देख भी सकते हैं अगर हम लोग प्रतिशत के रूप में देखना है, ठीक है, तो थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत इसी एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत कितना है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला था आपको
1340 माइनस 1000 कर दो, कितना आ जाएगा आपका 340 आ जाएगा। और आपका मूलधन कितना था आपका 1000 गुणा क्या कर दो 100 कर दो, ठीक है। ये जीरो से जीरो, 2 जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो हमारे पास कितना है आपका 34%, ठीक है। कितना, तो जो है आपका 340 रुपए जो है 1000 का कितना है आपका 34 रुपए। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज दो तरीके से लिखा हुआ है, एक वैल्यू के रूप में और एक क्या है आपका प्रतिशत के रूप में, तो दोनों क्या है इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, तो ये जो है पूरा क्या है आपका स्ट्रक्चर है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। अब इसका जो है आप तो ये भी आपका दो फार्मूला हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन माइनस मूलधन वैल्यू के रूप में, और एक हो गया चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, ये हो जाएगा आपका प्रतिशत के रूप में। एक और फार्मूला होता है इसमें, ठीक है। एक और फार्मूला हम थोड़ा सा देखते हैं, जो फंडामेंटल फार्मूला है इसका, मिश्र धन निकालने वाला। क्या निकालने वाला आपका मिश्र धन निकालने वाला। तो आपका जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज में जब आपको मिश्र धन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मिश्र धन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है आपका मूलधन गुणा 1 धन r प्रतिशत गुणा क्या करना पड़ेगा n जहां पे क्या है आपका n जो है आपका नंबर ऑफ साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल का मतलब है आपका कितने जो है आपका चक्र जो चल रहा है। जैसे ये वाला जो है पहले साल के लिए था, ये हो गया आपका दूसरे साल के लिए था, ये क्या हो गया आपका तीसरे साल के लिए, ठीक है। तो इसको नंबर ऑफ साइकिल करके याद रखना है आपको, समय के रूप में थोड़ा सा नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों ने देखा जब साधारण ब्याज में देखा था इन यहाँ पे इन की जगह क्या रखा हुआ था आपका टी रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम लोग एन के रूप में जो है ज्यादा यूज करना जो है बेनिफिट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, एक टॉपिक होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंडिंग करके, तो कंपाउंडिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि इसको टी की जगह एन क्यों रखा हुआ है, ठीक है। तो वही आपको एन बराबर जो है नंबर ऑफ साइकिल याद रखना चाहिए, ठीक है। साइकिल मतलब सिंपल सी बात है, कितने समय बाद जो है आपका ब्याज जो है मूलधन पे क्या हो रहा है आपका जोड़ रहा है। तो जैसे इसी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 2 और कितना है आपका 3। तो कितने साइकिल है चक्र है आपका 1, 2 और 3, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक फंडामेंटल फार्मूला है आपका मिश्र धन निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। तो ये कुछ है आपका एक तो पूरा फंडामेंटल जो है आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। और कुछ चीजें तुमको पॉइंट के हिसाब से यूज थोड़ा आपको पॉइंट के रूप में कुछ चीजें आपको और थोड़े से पता होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स है और कुछ फॉर्मुलेज है, ठीक है। तो कौन से पॉइंट्स है और कौन से फॉर्मुलेज हैं उसको मैं थोड़ा सा आपका बता देता हूं, ठीक है। तो एक तो थोड़ा सा आपको पता होना पड़ेगा, ठीक है। 2-4 पॉइंट है और कुछ 2-4 फार्मूला है, उसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अगर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको फार्मूले, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको फार्मूला से डील करना क्या पड़ेगा, आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है, मैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज में उसको थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है ब्याज दर, ठीक है। ब्याज दर जो है आपका, ब्याज दर जो है कैसे निकला, ब्याज दर मतलब क्या है आपका r प्रतिशत। इसको कैसे निकालोगे, r प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है, कोई भी एक साइकिल कंसीडर करना है आपको। जैसे ये वाला ले लिया मैंने, मूलधन है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपका पैसा आया होगा, ठीक है, मूलधन कोई भी आपका पैसा आया होगा, ठीक है। मान के चलिए कितना है आपका 1000 रुपए है और ये आपका 1100 रुपए है, ठीक है। मतलब क्या है 1100 रुपए है। तो अगर यहाँ पे हमको ब्याज की अगर वार्षिक दर निकालना है, क्या निकालना है आपको, ब्याज की वार्षिक दर, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो एक साइकिल के लिए तो आएगा आपका चक्रवृद्धि, आपको ब्याज दर निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपका, ब्याज दर निकालने का जो फॉर्मूला ये होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत के ही बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे ब्याज दर प्रतिशत r बराबर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत, ठीक है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत आपको पूरा टोटल के लिए नहीं है, आपको याद रखना है जो है कि आपका सिर्फ एक साइकिल के लिए होना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना कि चक्रवृद्धि ब्याज आपने पूरा के लिया। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको ब्याज दर क्या बता रहा हूं, मैंने सिर्फ क्या लिया है, एक साइकिल लिया है, मतलब समझ लो यहाँ पे ब्याज की दर क्या है आपका, ब्याज की दर जो है आपका, ठीक है। यहाँ पे तो खैर दिया हुआ था, ठीक है। इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि ब्याज दर के हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करें। तो एक समझ लो, एक साइकिल के लिए जो है आपको सिर्फ एक साइकिल के लिए ब्याज दर प्रतिशत बराबर क्या होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रतिशत, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत होगा, टोटल के लिए नहीं रहेगा। बाकी क्वेश्चन में आएगा तो समझ में आ जाएगा, भी थोड़ा सा इसको ध्यान आपको थोड़ा सा नोट करके रखना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा ब्याज दर का फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका, एक तो आपको पॉइंट याद रखना है कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें जो है आपका मूलधन से लेके जो मिश्र धन तक का सफर होता है, ठीक है। मतलब आपने यहां से अपने सफर तय किया 1 साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए है, फिर क्या है आपका तीसरे साल के लिए, ठीक है। तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन से लेकर मिश्र धन तक का जो सफर होता है वो क्या होता है आपका गुणोत्तर श्रेणी में होता है। क्या होता है आपका गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, ठीक है।
गुणोत्तर श्रेणी का थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, गुणोत्तर श्रेणी में तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं है, जिसमें जो है आपका संख्याएं जो है क्या करते हैं, पर्टिकुलर क्या है, कोई किसी संख्या से गुणा होकर चलता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लेता हूं, ठीक है, 2 है, इसमें मैंने 2 का गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। फिर इसमें कितना का गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा ये 8। फिर इसमें 2 का गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा ये 16। तो इसको बोला जाता है आपका गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें संख्याएं जो है आपका एक समान संख्या से गुणा होकर क्या होता है, आगे बढ़ता है। ऐसे श्रेणी को क्या बोला जाता है, आपका गुणोत्तर श्रेणी। अब अगर आप गुणोत्तर श्रेणी में ध्यान दोगे, ठीक है, तो यदि मैं 2 जो है आपका नंबर को लूं, ठीक है, जैसे 2 और 4, ये 2 और 4 के बीच अनुपात कितना है आपका, 1:2 है। अगर मैं उसके बाद इन नंबर को लेता हूं, 4 और 8 को लेता हूं, तो इनके बीच भी अनुपात कितना है आपका, 1:2 है। और उसके बाद 8 और अगर 16 को लेता हूं, तो इनके बीच भी अनुपात कितना है आपका, 1:2 है। तो इसी तरीके से जो क्या रहता है आपका, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसमें मूलधन से लेकर मिश्र धन तक का सफर ये किसमें रहता है आपका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी में होता है। मतलब जो है यहां पे अगर मान के चले अनुपात इन दोनों के बीच 1:2 आ रहा है, तो इनके बीच भी अनुपात कितना आएगा, 1:2 आएगा, और इनके बीच भी अनुपात कितना आएगा आपका, 1:2 आएगा। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करने के में क्या होता है, ये काम आता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन से ठीक है। तो ये जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन से मिश्र धन तक जो सफर है, सब एक फॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है, आपको एकदम टेक्निकल लैंग्वेज जैसे नहीं लिख पा रहा हूं, आपको सिर्फ याद रखना है कि यहां से जो चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन से मिश्र धन तक जो सफर चलता है किसमें रहता है, आपका गुणोत्तर श्रेणी में रहता है, ठीक है। तो ये चीज 2 पॉइंट है आपका। पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, ब्याज दर प्रतिशत यदि आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ब्याज दर प्रतिशत बराबर चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत आपको याद रखना है, एक साइकिल के लिए रखना है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन आ सकता है कि ब्याज दर प्रतिशत बराबर चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत कैसे हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है एक साइकिल के लिए जो है आपका ब्याज दर प्रतिशत बराबर क्या होगा, आपका चक्रवृद्धि, मतलब एक साइकिल में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत कितना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है आपका, आर बराबर कितना है आपका, ये आया 10%, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन में आएगा तो समझ में आएगा भाई, थोड़ा सा आपको अभी नोट करके चलना है, ठीक है ना। ये होगा आपका, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि चक्रवृद्धि, जैसे मैंने दूसरा पॉइंट लिखवाया, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन से मिश्र धन तक का सफर भी किसमें होता है, आपका गुणोत्तर श्रेणी में होता है। तो तीसरा पॉइंट भी उसी तरीके का है, ठीक है, दूसरे पॉइंट जैसा ही। तो तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में एक चीज और आपको याद रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिलने वाले जो आपका क्रमशः जो ब्याज है वो भी किसमें होता है, आपका गुणोत्तर श्रेणी में होता है। इसका क्या मतलब है, ठीक है। जैसे वही एग्जांपल है आपका, जिससे ठीक थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको जो है मान के चलिए पहले साल आपको ब्याज कितना मिल रहा है, आपको 10 रुपए मिल रहा है। यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको 20 रुपए मिल रहा है दूसरे साइकिल में, ठीक है, दूसरे साल में। और यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको 40 रुपए मिल रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका, ठीक है, 10 20, जैसे 10 दूनी कितना हो गया आपका 20 हो गया, और 20 दूनी कितना हो गया आपका 40 हो गया। तो जो भी आपका जो है आपका एक चक्र में जो है आपका चक्र में जो आपको ब्याज मिलता है, ठीक है, जैसे पहले साल आपको 10 रुपए मिला, दूसरे साल कितना मिला आपको 20 रुपए मिला, और तीसरे साल कितना मिला 40 रुपए। तो हम लोग देख सकते हैं, तो जितना भी आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, एक साल में ये वाला पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपए था, दूसरे साल के लिए कितना था 20 रुपए था, और तीसरे साल के लिए कितना था आपका 40 रुपए। तो जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज भी आपका होता है, मतलब आपका ब्याज का भी जर्नी किसमें होता है, आपका गुणोत्तर श्रेणी में हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं 10 और 20 के बीच अनुपात लूंगा तो कितना आएगा, एक अनुपात कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि आपका 20 जो है क्या है आपका 10 का डबल है, ठीक है। उसी प्रकार से 20 और 40 के बीच भी अनुपात लेंगे तो कितना आएगा, एक अनुपात कितना आएगा 2 आएगा, 20 का डबल कितना होता है 40 होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिलने वाले जो आपका क्रमशः ब्याज है वो भी किसमें होता है, आपका गुणोत्तर श्रेणी में होता है। इसका काम आएगा। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं आपको नॉर्मली इसी कॉन्सेप्ट से वगैरह से बनाए जाते हैं, जो मैंने आपको दूसरा और तीसरा पॉइंट पाया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा पॉइंट, ठीक है। और कुछ जो है आपके तो ये तीन ही पॉइंट को याद रखना है, बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है कुछ आपको फॉर्मूला है वो भी आपको थोड़ा सा पता होना पड़ेगा, ठीक है।
तो चीज तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा जो हम लोग क्या देखेंगे आपका इंपॉर्टेंट जो है आपको कुछ फॉर्मूले से, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा भी कुछ आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो आपको पता होना पड़ेगा। क्यों पता होना पड़ेगा? क्योंकि नॉर्मल तरीके से जाओगे उस पर्टिकुलर डेटा के लिए, ठीक है, मतलब जो भी आपका क्या दिया है, डेटा दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, उसको आप नॉर्मल तरीके से जाओगे तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओ। लेकिन कुछ फॉर्मूले हमारे पास स्टैंडर्ड है, तो अगर वो आपको उस तरीके का आपका डेटा दिख रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली फार्मूला यूज करेंगे, वो आपको क्या पड़ेगा, आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं आपको क्या है आपका फार्मूला है। ठीक है, तो आपको पहले जैसे एक फार्मूला आपको पता होना पड़ेगा। ठीक है, पहला फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो पहला फार्मूला जैसे हमारे पास है, ठीक है, कुछ मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अलावा, बेसिक इस कॉन्सेप्ट के फार्मूले के अलावा कुछ और जो फार्मूले आपको पता होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक फार्मूला आपका जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कोई एक मूलधन है, कोई मूलधन है, वो चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत की दर से, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत की दर से मान के चले T1 सालों में जो है अपना खुद का क्या हो गया, आपका x गुना हो गया। क्या हो गया आपका? x गुना हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई मूलधन था जो T1 सालों में खुद का कितना हो गया, x गुना हो गया। और जो है T2 सालों में क्या है, ठीक है, और यही मूलधन कोई T2 सालों में अपने खुद का कितना हो गया, आपका ये हो गया y गुना हो गया। कितना गुना हो गया आपका? y गुना हो गया। तो यदि आपको याद रखना है, ठीक है, यदि जो है आपको, तो यहां पर यदि y बराबर x की घात n बनते हुए दिखे, ठीक है, y, तो यहां पे अगर देखोगे y जो है क्या है, x की घात n बनते हुए दिखे, और T1 और T2 क्रमागत साल नहीं हो, क्रमागत साल क्या हो, नहीं हो, तो उस केस में यदि आपको क्या निकालना है, आपको तो नहीं, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है ना, 1 मिनट, ठीक है, यहां पे जो है ऐसा आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ठीक है, कोई मूलधन था जो आपका T1 सालों में कितना हो गया, अपने आपका मूलधन का कितना गुना होगा, x गुना हो गया, और T2 जो है आपका, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, तो कितने सालों बाद वो खुद का कितना हो जाएगा, ये y गुना हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, वही है जैसे साधारण ब्याज में हम लोगों ने फार्मूले को डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस तरीके के स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ठीक है, तो जो T2 बराबर होगा, T2 बराबर हो जाएगा T1 गुणा क्या हो जाएगा, आपका n हो जाएगा। T2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, T1 गुणा कितना हो जाएगा, आपका n हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई मूलधन है जो मान के चलिए T1 सालों में खुद का कितना गुना हो गया, x गुना हो गया, तो अब क्वेश्चन पूछेगा तो कितने सालों बाद, तो कितने सालों बाद जो है आपका मूलधन जो है खुद का कितना हो जाएगा, आपका y गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे एग्जांपल में थोड़ा आपको बता देता हूं। ठीक है, कोई एग्जांपल जैसे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है, तो कोई जो है आपका क्या है, आपका मूलधन है, कोई जो मूलधन है आपका, वो जो है आपका 3 सालों में क्या हो गया, कोई जो मूलधन है जो 3 सालों में खुद का क्या हो गया, आपका 2 गुना हो गया, खुद का क्या हो गया, 2 गुना हो गया। ठीक है, और तो क्वेश्चन पूछेगा कितने सालों बाद, तो क्या पूछेगा क्वेश्चन जो है कितने सालों बाद, कितने सालों बाद वह जो है आपका खुद का क्या हो जाएगा, आपका 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपका 8 गुना हो जाएगा। और जाहिर सी बात है हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपका ब्याज कौन सा लग रहा होगा, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज में इस टाइप का फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x का मान कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, और y का मान कितना दिख रहा है आपको कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो y और x में संबंध क्या है, तो वह हम लोग देखेंगे। अगर इस तरीके की चीजें हो रही है, ठीक है, अगर y बराबर x की घात क्या बन रहा है, आपका n बन रहा है, तो देख सकते हैं हम लोग y बराबर कितना है, आपका 8 है, और x के बराबर x का मान कितना है, आपका 2 है, और घात क्या है, आपका n है। क्या है आपका घात, क्या है आपका n है। और हम लोग देख सकते हैं आज क्या होता है, 2 की घात कितना होता है, आपका 3 होता है, 2 की घात 3 बराबर 2 की घात कितना हो गया, n। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, n बराबर कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। तो हमको क्या निकालना था क्वेश्चन में, तो कोई मूलधन है जो कितने सालों में खुद का क्या हो जा रहा है, आपका 8 गुना हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है T2 बराबर क्या है आपका, तो यहां से हम लोग फार्मूला को रख देंगे, तो T2 बराबर आ जाएगा, T1 हमारे पास कितना था, 3 साल था। ठीक है, n का मान भी कितना है हमारे पास, 3 साल आया, तो यहां से T2 बराबर कितना आ जाएगा, आपका 9 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आपका 9 साल आ जाएगा। ठीक है, तो जो है आपका कोई मूलधन है 9 सालों बाद खुद का कितना गुना हो जाएगा, ये 8 गुना हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जो एक फार्मूला है आपको डायरेक्टली याद रखना है, इस तरीके का जो फॉर्मेट बन रहा है। तो यदि जो है y बराबर क्या हो रहा है x की घात n पर है, तो अगर t2 निकालने के लिए बोला जाए बाद वाला समय, तो क्या कर दोगे, पहले वाले समय और उसको जो है n जो है आपका जो घात है उसको क्या कर देना है, आपको आपस में गुणा कर देना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये जो है आपको पहला फार्मूला जो है थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद देखते हैं इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा दूसरा फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पहला फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं। अब दूसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे, तो पहला हो गया था, अब हम लोग देखते हैं आपको दूसरा। कुछ 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजों को क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो मूलधन था, तो मूलधन में क्या हो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोलेगा, कोई मूलधन है जो t1 समय में जो है आपको मान के चलिए कुछ a1 हो गया, ठीक है, कोई इसको p ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। कोई मूलधन को बोला जाता है प्रिंसिपल बोला जाता है, इसको मैं p से डिनोट कर रहा हूं। t1 सालों में कितना हो गया वो अमाउंट, ए का मतलब होता है अमाउंट होता है, कितना हो गया आपका a1 हो गया, और t2 सालों में कितना हो गया ये आपका a2 हो गया, कितना हो गया आपका a2 हो गया। इसको समझ लो, इसके एक जो है पहला मिश्र धन है, मिश्र धन 1 ले लो, इसको ले लो आपका मिश्र धन 1। जाहिर सी बात है मिश्र धन ही बोला जाएगा। इसको क्यों बोला जाएगा, क्योंकि जब आप क्या करोगे मूलधन पे जब ब्याज मिलेगा तो क्या मिलेगा आपको, मिश्र धन ही मिलेगा, ठीक है। तो t1 सालों में मिश्र धन 1 मिल रहा है, t2 सालों में कितना हो गया आपको, मिश्र धन कितना हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। तो यदि यहाँ पे इस तरीके की चीजें दिया हुआ है, ठीक है, और यदि t1 और t2 क्रमागत साल नहीं है, और हमें ब्याज दर निकालने बोला जाए, तो ब्याज दर प्रतिशत, ठीक है, ब्याज दर प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो ब्याज दर प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला तो ये तो जो है आपका, तो यदि क्या बोले यहाँ पे t1 और t2 क्रमागत साल नहीं है और हमें ब्याज दर निकालने के लिए बोला है, तो ब्याज दर हम कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे हम लोग 1 धन r प्रतिशत की घात समय का अंतर बराबर a2 बटे a1, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका a2 बटे a1 हो जाएगा। a2 क्या है आपका दूसरा मिश्र धन है और a1 क्या है आपका पहला मिश्र धन है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यदि t1 और t2 क्या है आपका क्रमागत साल नहीं है, ठीक। क्रमागत साल का मतलब ये है, क्रमागत मतलब होता क्या है, जो नंबर जो है क्या है क्रम से चलता है उसको क्या बोला जाता है आपका क्रमागत बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो t1 और t2 के क्रमागत साल नहीं रहेगा। जैसे मान के चले t1 बराबर कितना है आपका, t1 क्या है आपका, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्रमागत साल होता क्या है, ठीक। क्रमागत साल का मतलब क्या है आपका, जैसे मैं देख सकता हूं कि आपका 2 और 3 क्या है आपका, 2 और 3 क्या है आपका क्रमागत है, क्रमागत संख्या है। क्यों क्रमागत, क्योंकि 2 के बाद कितना आता है आपका 3 आता है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं आपका 110 और 111, ये भी क्या होगा आपका क्रमागत संख्या होगा। क्यों, क्योंकि 110 और 1 के बाद जस्ट कितना आता है 111 आता है, ठीक है। तो ये भी क्रमागत होगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 4 के बाद आ गया आपका मान के 7, तो ये जो है आपका क्रमागत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 बार के बाद कितना आना चाहिए आपका 5 आना चाहिए, तभी क्या होगा वो क्रमागत होगा। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्रमागत जो है आपका नहीं होगा। तो उसी तरीके से है आपका, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वही देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए t1 बराबर जो है आपको मिल गया आपका 2 साल मिल गया, ठीक है। t1 बराबर कितना हो गया आपका पहला जो है समय कितना है आपका 2 साल है, और t2 कितना मिल गया मान के चलिए 5 साल है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका 2 और 5 क्या है आपका क्रमागत साल नहीं है। तो इस कंडीशन में जो है आपका यदि आपको तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यदि इस तरीके का सेट हो रहा है जहां पे t1 और t2 क्रमागत साल नहीं हो रहा है, तो हमें अगर यदि क्या पूछा जाए आपको ब्याज दर निकालने के लिए पूछा जाए तो क्या तो कैसे करेंगे हम लोग, आप फार्मूला लगा दीजिए, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे 1 धन r प्रतिशत की घात समय का अंतर बराबर a2 बटे क्या कर देंगे हम लोग a1, ठीक है। a2 क्या है आपका दूसरा मिश्र धन है और a1 क्या है आपका पहला मिश्र धन है, ठीक है। तो यहां से जो हम लोग सॉल्व करेंगे आपका फार्मूला से, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका, तो ये वाला हो जाएगा आपका, ये तो हो गया आपका दूसरा फार्मूला, ठीक है। दूसरा फार्मूला जो है आपको जो इंपॉर्टेंट फार्मूले थे उसमें, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, तो ये वाला हो गया जब t1 और t2 क्या है आपका क्रमागत साल नहीं है, और क्या निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है आपका ब्याज दर निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्या होगा यदि t1 और t2 क्या हो गया आपका क्रमागत साल हो गया।
तो उस केस में यदि आपको क्या निकालने बोला जाए, आपको ब्याज दर निकालने बोला जाए, तो उस ब्याज दर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो वह आपका इसी तरह, तो इस दूसरे फॉर्मूले में, ठीक है, आपको आप थोड़ा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अब तीसरा लिख रहा हूं, ठीक है। तो यही है आपका स्ट्रक्चर, वही रहेगा। कोई मूलधन है, T1 सालों में क्या हो गया, इतना हो गया, A1 हो गया, और T2 सालों में कितना हो गया, A2 होगा। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन है कि T1 और T2 क्या है, आपका क्रमागत साल है। क्या है, आपका क्रमागत साल है, और हमको क्या निकालने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पे ब्याज दर निकालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे ब्याज दर निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे ब्याज दर निकालने के लिए क्या करोगे, ब्याज दर निकालने के लिए क्या करना है हमको, ठीक है, ब्याज दर निकालने के लिए क्या करोगे, ठीक है, A2 माइनस A1, ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा आपका A1, ठीक, गुणा अगर, ठीक है, 100 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100 का लॉजिक तो ये है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि आपको ये जो है आपका वैल्यू जो है भिन्न में आने वाला है, तो भिन्न को जो प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे हम लोग, 100 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। वैसे भी ना भी गुणा कर दिए तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान के चलिए ये वाला जो आपका आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1/2 आपको हमको पता है कितना होता है आपका 50%। जो भिन्न को आप क्या करोगे, परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे, आपको वैसे भी तो थोड़ा सा याद रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 50%, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे आपका, जब भी इस तरीके की सिचुएशन में ब्याज दर हमको निकालने के लिए बोला जाए, तो ब्याज दर बराबर हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे A2 माइनस A1 क्या है, मिश्र धनों का क्या है आपका अंतर है, और ये क्या है आपका पहला मिश्र धन है। तो मिश्र धनों का अंतर बट्टे क्या हो जाएगा, पहला मिश्र धन गुणा क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, तो क्या हो जाएगा आपका ब्याज दर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, आपका ब्याज दर निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको तीसरा जो है आपका, तो एक कुछ जो है मतलब कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने नोट किया, और एक क्या है आपके कुछ 3 क्या है आपका फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये है आपका ब्याज दर का, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है आपका पूरा क्या है आपका स्ट्रक्चर है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कुछ क्या है आपका इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो है, और नॉर्मली क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन जो बनता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज से ही बनता है, ठीक है। तो ये चीज, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको क्या होना पड़ेगा, आपको याद होना पड़ेगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। और एक जो कॉन्सेप्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, एक होता है आपका कंपाउंडिंग बोला जाता है। क्या होता है कंपाउंडिंग, ठीक है। कंपाउंडिंग वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट तो हम लोग डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप उसके बाद जो हम लोग क्या डिस्कस करना चाहते हैं पूरा एक बार एक सीक्वेंस से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के पूरे कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। उसके बाद हम लोग डिटेल में जो है क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखते हैं थोड़ा सा कंपाउंडिंग क्या होता है, ठीक है, कंपाउंडिंग देखते हैं क्या होता है आपका। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में कॉन्सेप्ट होता है आपका कंपाउंडिंग। क्या होता है आपका कंपाउंडिंग, ठीक है। कंपाउंडिंग को हिंदी में तो वैसे, ठीक है, कंपाउंडिंग की हिंदी तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक। कंपाउंडिंग बस एक कॉन्सेप्ट है, आपको कंपाउंडिंग ही याद रखना है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है जिसको आपको हिंदी में ना, जो हिंदी में एक्सप्लेन ना करो तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा, ठीक है। होता क्या है आपको समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी के बुक में वैसा कुछ ऐसा लिखा होगा, इसको लिखा भी नहीं जाता कंपाउंडिंग वगैरह क्या होता है, ठीक है। बाकी बस थोड़ा सा एक चीज कॉन्सेप्ट है, बस आप उसको बस समझना है, ठीक है। हिंदी वाले बुक में आपको ये सब मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको याद, तो इसे थोड़ा इंग्लिश में समझना पड़ेगा उसको, कंपाउंडिंग को, ठीक है। देखते हैं क्या होता है कंपाउंडिंग, क्या होता है, ठीक है। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि, ठीक है, कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि जो है आपका कंपाउंडिंग का मतलब, थोड़ा सा सिचुएशन की बात करते हैं, तो कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि कितने समय बाद जो है ब्याज जो है मूलधन पे क्या होगा आपका जुड़ेगा। मैं क्या बोला मैंने, कितने समय के बाद ब्याज जो है क्या होगा आपका मूलधन पे जुड़ेगा, इसको क्या बोला जाता है आपका कंपाउंडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका कंपाउंडिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे पहले वीडियो में भी मैंने आपको डिस्कस किया था, जैसे आज क्या है आपका बहुत सारे जो है ऐप है जो क्या होता है इंस्टेंटली लोन देते हैं, ठीक है। मान के चलिए आपको 10,000 रुपए की बहुत ज्यादा क्या है आपको जरूरत है, ठीक है, 10,000 रुपए की बहुत जरूरत है, कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा है, तो आपने कोई ऐप डाउनलोड किया जो बहुत ज्यादा क्या है इंस्टेंट क्या है आपका इंस्टेंट जो अगर क्या देते हैं, लोन देते हैं, ठीक है। कहीं से आपको उधार मिला नहीं, ठीक है, तो आपने तो आपने क्या किया, एक इंस्टेंट जो लोन देने वाले जो ऐप है उसको आपने डाउनलोड किया, उससे आपने कुछ अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किया, और आपको क्या मिल गया, इंस्टेंटली ही क्या मिल गया, 10,000 रुपए आपको लोन मिल गया, ठीक है। 10,000 रुपए का लोन जो है तुरंत ही मिल गया, ठीक है। लेकिन उस इंस्टेंट जो ऐप जो आपको जो लोन देते हैं, उनके साथ दिक्कत दरअसल ये है, ठीक है, कि वो जो ब्याज जो होता है, ठीक है,
ब्याज जो होता है वो क्या करते हैं, बहुत क्या करते हैं, ज्यादा चार्ज करते हैं। और क्या होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि जो है मान के चलिए ब्याज दर जो है कितना है आपका 10% है, ठीक है। तो 10% आपको लग रहा है कि 10% मतलब 1 साल का लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जो ऐप इस तरीके के होते हैं 10% ब्याज जो किस हर महीने चार्ज करते हैं। क्या करते हैं आपका, हर महीने चार्ज करते हैं। मतलब मान के चलिए आपने मान के चलिए 10,000 रुपए लिया, ठीक है, 10,000 रुपए लिया, अब ब्याज दर तो कितना मिल रहा है आपको, हर महीने देना है हर, ठीक है। तो पहले जो आप जो पहले महीने में, ठीक है, पहले महीने में 10,000 जो कितना हो जाएगा, मान के चलिए थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं, कितना हो जाएगा आपका 10,000 रुपए है, ठीक है, 10,000 रुपए है तो आपका एक तरीके से 10,000 के हो जाएगा आपका 11,000 होगा। कितना हो गया आपका 11,000 हो गया, ठीक है। तो ये पहले महीने में देख सकते हैं एक 10,000 रुपए कितना हो गया आपका 11,000 हो गया। उसके बाद फिर अगले महीने जो है आपका अगले महीने फिर से जो है क्या होगा आपका, अगले महीने फिर से क्या होगा 10% का ब्याज लगेगा। कितना प्रतिशत का ब्याज मिलेगा, 10%। कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा आपको, 10% का ब्याज लगेगा। और 10% ब्याज किस पे कैलकुलेट होगा आपका, ये जो आपका 11,000 रुपए है ना, इस पे कैलकुलेट होगा। तो एक मान के चलिए, अभी थोड़ा एग्जैक्ट डेटा पे ध्यान नहीं देते, अभी मान के चलते हैं कि 11,000 रुपए पे जो है 10% का ब्याज है, तो मान के चलते हैं आपका 12,100 इस तरीके से जो है आपका 121 हो गया, ठीक है। फिर से जो है आपका, अब क्योंकि ब्याज तो आपको हर महीने लग रहा है, हर महीने देना है आपको, ठीक है। तो आप जो है आपका फिर से क्या होगा आपका, अब फिर से अगला महीने जो मतलब तीसरा महीने में क्या होगा आपका, फिर से क्या लगना है आपको, ब्याज दर कितना प्रतिशत लगना है आपको, 10% लगना है। तो 12,000 हो गया, मान के चलिए कितना हो गया 13,149। ऐसा अभी फॉर्मल तरीके से समझते हैं कि कितना हो गया आपका 13,149 रुपए हो गया। तो देख सकते हैं, ठीक है, हर महीने जो है आपको 10% क्या है आपका ब्याज देना पड़ रहा है। तो जितना ज्यादा महीने के लिए आप क्या करोगे, उस पैसे को लोगे, उतना ज्यादा ही क्या पे करना पड़ेगा आपको, अमाउंट को पे करना पड़ेगा। हो सकता है आपने सिचुएशन ऐसा है कि आपने 10,000 रुपए लिया, ठीक है, 2 साल बाद वापस करें तो आप हो सकता है आपको क्या देना पड़ जाए, 50,000 रुपए देना पड़ जाए। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा आपको क्या हो रहा है, आपका घाटा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लिया आपने 10,000 लेकिन चुकाना कितना पड़ गया, ये सिचुएशन इमरजेंसी है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, 10,000 रुपए लिए लेकिन चुकाना कितना पड़ गया आपको, 2 साल में कितना चुकाना पड़ गया आपको, 50,000 रुपए पड़ गया, ठीक, कितना चुकाना पड़ गया आपको 50,000। तो इस तरीके के जो है, जो इस तरीके से आजकल जो है इस तरीके के ऐप आ गए जो इंस्टेंटली लोन देते हैं, लेकिन उनका जो ब्याज जो है आपका क्या है आपका बहुत ज्यादा रखा जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा कंपाउंडिंग का मतलब है, और थोड़ा सा इसको थोड़ा फ्रेंडली तरीके से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। ब्याज तो कंपाउंडिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपने किसी से आपने क्या लिया, उधार लिया, आपने क्या किया, किसी से उधार लिया। अब जो उधार लेने वाला, जो उधार देने वाला है, वो बोल रहा है कि भैया मैं 10% इस पे क्या करूंगा, ब्याज लूंगा। तो 10% ब्याज, उसने बोल दिया कि 10% ब्याज लूंगा। तो आपको ये बात थोड़ा सा पूछना पड़ेगा कि भैया आप जो 10% जो ब्याज ले रहे हो, वो हर महीने लोगे, कि हर 3 महीने में लोगे, कि हर 6 महीने में लोगे, कि आप 1 साल में 10% ब्याज लोगे, ठीक है। तो आपको यही चीज कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है आपका कंपाउंडिंग कहलाता है। मतलब कितने समय बाद जो है मूलधन जो है आपका क्या किसमें जुड़ जाएगा आपका, कितने समय ब्याज जो है किसमें जुड़ जाएगा आपका, मूलधन पे जुड़ जाएगा। यही लॉजिक क्या कहलाता है आपका, कंपाउंडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, कंपाउंडिंग। गांव में कोई बहुत भोले भाले लोग रहते हैं, उनको पता, उनको ये कंपाउंडिंग का पता नहीं रहता। लोन बड़े साहूकार लोगों से 10,000 रुपए ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उनको लग रहा है कि जो आपका 10% जो ब्याज है वो आपको लगेगा कि एक साल में देना है, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें क्या रहता है, 10% ब्याज जो है क्या करते हैं आप लोग, हर महीने चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके तो थोड़ा सा जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो इस चंगुल में थोड़ा सा फंस जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही जो है, यही लॉजिक है आपका कंपाउंडिंग। तो कि जो ब्याज जो है कितने समय बाद जो है मूलधन में जुड़ेगा, ऐसा समझ में, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा कॉन्सेप्ट है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक। क्या क्या हम लोगों ने देखा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या था, पूरा उसको कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ जो है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मुलेस हैं उसको हम लोगों ने देखा। और हम लोगों ने क्या देखा, आपका कंपाउंडिंग देखा। क्या देखा है हमने, कंपाउंडिंग देखा, ठीक है। तो कंपाउंडिंग का अगर थोड़ा सा लिखना अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो लिख लीजिएगा कितने समय बाद जो है आपका ब्याज जो है मूलधन पे जुड़ेगा। मतलब इसी का जो है आपका क्या बोला जाए, इसी का जो है आपका तो समझ सकते हैं, इसी का थोड़ा सा इसी का फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से कितने तो ब्याज जो है कितने महीने बाद जो है मूलधन में जुड़ेगा, इसी का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है आपका, कंपाउंडिंग। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है आपका, कंपाउंडिंग जो है। तो कंपाउंडिंग जो है यही है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका
तो ये होगा पूरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज का जो है क्या हो गया आपका पूरा क्या होगा कॉन्सेप्ट और क्या हो गया आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, आपका एक और चीज बचा हुआ है। ठीक है, एक चीज बस, उसके बाद पूरा जो है आपका थोड़ा चैप्टर ही क्या होगा एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है वो चीजें जो है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आपका आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में संबंध। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या होता है आपका, क्या संबंध होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज तो हमेशा क्या रहेगा आपका साधारण ब्याज से क्या मिलता है आपको ज्यादा ही मिलता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या रहेगा आपका साधारण ब्याज से क्या रहेगा आपका ज्यादा रहेगा। ठीक है, बस पहले साल के लिए क्या रहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है आपका बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, तो आपका पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रहेगा आपका साधारण ब्याज। ठीक है, पहले साल के लिए क्या है आपका याद रखना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है आपका हमेशा क्या रहेगा बराबर रहेगा। दूसरा है आपका दूसरे साल के लिए क्या होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में संबंध है कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा ब्याज दर प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और एक और इसी का हो जाएगा आपका साधारण ब्याज गुणा 8% बटे हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो दो साल के लिए दूसरा साल लिखना चाहिए 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए क्या होगा आपका चक्रवृद्धि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में संबंध क्या रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर क्या रहेगा आपका मूलधन गुणा ब्याज दर प्रतिशत का वर्ग बराबर जो है आपका साधारण ब्याज गुणा ब्याज दर प्रतिशत बटे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 2 साल के लिए। तीसरा है आपका 3 साल के लिए। 3 साल के लिए। ठीक है, तो 3 साल के लिए क्या होगा आपका, ठीक है 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर होगा आपका, ठीक है ये आ जाएगा आपका मूलधन गुणा, ठीक है मूलधन गुणा हो जाएगा आपका, ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज यदि 3 साल के लिए हम लोग देखें, ठीक है तो इसका जो फॉर्मूला है आपका, ठीक है इसका फॉर्मूला है आपका एक ये हो जाएगा आपका क्या था, ये था आपका फॉर्मूला 1/r% गुणा नहीं ऐसा था, ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है इसमें क्या रहेगा आपका फार्मूला जो है, ठीक है ये रहेगा आपका 8% कवर गुणा जो है आपका 3 धन रहेगा आपका 8%, ठीक है तो 3 सालों के लिए जो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो क्या रहेगा आपका अंतर रहेगा वो क्या रहेगा आपका मूलधन गुणा 8% कवर गुणा क्या हो जाएगा आपका 3 धन क्या हो जाएगा आपका 8%, आर क्या है आपका यहाँ पे ब्याज दर प्रतिशत, ठीक है तो ये जो है आपका क्या है आपका फार्मूला है आपका, ठीक है तो ये जो है पूरा जो है आपका पूरा क्या है आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या है आपका संबंध है, ठीक है तो पूरा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा देख लिया, क्या क्या चीजें कॉन्सेप्ट है, क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और क्या हमको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमको क्या रखना है आपको याद रखना है, ठीक है इसके अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से थोड़े क्वेश्चंस को घुमाया जाता है और किस टाइप के क्वेश्चंस हमको किस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं, ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।